नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आगामी चंद्र ग्रहण पर चर्चा करने के लिए। प्रिय दर्शकों, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा को शनिवार है और उस दिन अश्विनी नक्षत्र मेष राशि वायुमंडल में खंडग्रास चंद्र ग्रहण लगने वाला है। प्रिय दर्शकों, चंद्र ग्रहण या किसी भी तरह का ग्रहण एक खगोलीय घटना है। आम मानवों को यह घटना अपनी ओर आकर्षित करती है, परंतु आप अगर मेरे दर्शक हैं तो ये लाइन मुझसे पूर्व में भी आपने अवश्य ही सुन लिया होगा कि ये हमारे लिए एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जहां हम कुछ सिद्ध कर सकते हैं, हम साधना कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अंग्रेजी तारीख 28 को सायंकाल 4:04 पर इस चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाएगा और ग्रहण का जो स्पर्श है वो रात्रि 1:04 पर, मध्य 1:44 पर और मोक्ष 2:33 पर होगा। आज इस कार्यक्रम में इस ग्रहण से मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण कैसा प्रभाव लेकर के आने वाला है, इस पर हमारी चर्चा होगी। साथ ही साथ इस ग्रहण का प्रभाव किस तरह का होने वाला है, इस पर चर्चा होगी। एक और विषय है प्रिय दर्शकों, शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है उस रात्रि को एक हमारे यहां प्रचलन है जो एक लंबे अरसे से चला आ रहा है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा के नीचे खीर बना करके रखना और प्रातःकाल उस खीर का भक्षण करना, प्रसाद स्वरूप वो खीर वर्ष पर्यंत हम सबको निरोगी बना करके रखता है। अब ये प्रश्न है कि इस बार वो कार्य कैसे होगा। बीते 1-2 शरद पूर्णिमा से मैं आपको अखंड दीपक जलाने के लिए बताता आ रहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि जो शरद पूर्णिमा की रात्रि है, देखा जाए तो चंद्रमा उस दिन सबसे बड़ा चंद्रमा होता है और चंद्रमा की चांदनी इतनी तेज होती है कि बाकी की लाइटों की आवश्यकता नहीं पड़ती। चंद्रमा को माँ लक्ष्मी का भाई माना गया है, तो जब चंद्रमा इतने खिले हुए हों तो उसी रात्रि में माँ का भी आगमन होगा। बंगाल इत्यादि में उस दिन कोजागरी, लक्ष्मी और कुबेर की पूजा होती है। वो कैसे होगी, इन सभी विषयों पर हमारी चर्चा होगी और ग्रहण से संबंधित भी कुछ बातें इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, वायुमंडल में ग्रहण होने के कारण इस ग्रहण के प्रभाव से भूकंप, महाभय की स्थिति उत्पन्न होती है। अश्विनी नक्षत्र पर ग्रहण होने से कुछ खाद्य सामग्रियों की कीमत विशेष रूप से बढ़ जाएगी, परंतु आश्विन मास में होने वाले ग्रहण को अच्छा माना गया है, ये परेशानियों से बचाता है। प्रिय दर्शकों, ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई पड़ेगा और भारत समेत यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका में, पूरे अमेरिका में दिखाई पड़ेगा, या अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, अंटार्कटिका में भी ये दिखेगा। प्रिय दर्शकों, चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 9 घंटा पहले हो जाता है। अब आप जानते हैं कि सूतक काल में बाल, वृद्ध और रोगी को छोड़कर बाकी जो स्वस्थ हैं उन्हें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। खाने पीने की वस्तुओं में सायंकाल 4 बजे से पहले ही या उसके आसपास तुलसी या कुशा अवश्य डाल दीजिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें विशेष रूप से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण रात्रि में होगा। ग्रहण के समय भूल कर भी सोना नहीं चाहिए। एक जगह पर एकांत में बैठ कर के भगवत नाम का स्मरण करना चाहिए। इस बात का जरूर ख्याल रखें कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो भूल कर भी उस समय सोना, शरीर को तोड़ना, मरोड़ना, ये बिल्कुल न करें। शांत एकांत स्थल पर बैठ करके भगवत नाम स्मरण करें, क्योंकि गर्भगत बालक पर इस ग्रहण का दुष्प्रभाव पड़ सकता है।
प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रहण का समय होता है असल में देखा जाए तो एक अवसर है। हो सकता है औरों के लिए, बाकियों के लिए एक कौतूहल का विषय है, लोग देखें, लोग इसका आनंद लें। लेकिन अगर आप मेरे दर्शक हैं तो मेरी तो बस एक ही राय है कि आप इस समय को सोकर और मजा लेकर मत बिताइए। ये वो समय है जहां आपके भीतर का साधक जगना चाहिए। रात्रि 1:04 से 2:33, ये एक ऐसा अवसर है, एक ऐसा काल है जहां कोई भी साधना हम अगर पूरे मनोयोग के साथ करें तो निसंदेह उसमें हमें सिद्धि मिल जाएगी। मैंने पूर्व में आपको बहुत सारे यंत्र निर्माण की विधि मैंने बना रखी है। मेरे चैनल पर एक तंत्र प्रयोग नाम का प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में चले जाइए। मैंने व्यापार वर्धक यंत्र और भी कई सारे यंत्र बना रखे हैं, दिशा यंत्र कई तरह के मैंने बता रखे हैं। आप उन यंत्रों को चाहे तो इस समय विशेष में बना सकते हैं। ग्रहण का ये जो काल होता है, अगर आपको मंत्र आते हैं कोई बात नहीं, आप मंत्र जपिए, नहीं आता राम राम करिए, कुछ नहीं आता हनुमान चालीसा पढ़िए। साबर मंत्र इस ग्रहण काल में विशेष रूप से सिद्ध होते हैं। पूर्व में मेरे द्वारा बताए कई सारे साबर मंत्र भी हैं जिन्हें आप चाहें तो इस समय विशेष में जप सकते हैं। दीपावली की रात्रि जपने के लिए माँ लक्ष्मी का जो साबर मंत्र का कार्यक्रम मैं बताता रहा हूँ, जो मंत्र बताता रहा हूँ, उस मंत्र को भी आप इस समय विशेष में जप सकते हैं। इतना ही ध्यान रखिए कि सोकर इस विशेष समय को बर्बाद मत करिए। आपको इस समय विशेष में मंत्र जप अवश्य करना चाहिए, अथवा अगर आप गायत्री मंत्र पूर्व से जपते आ रहे हैं तो गायत्री मंत्र जपना भी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है ग्रहण के समय में। अब मैं सबसे पहले एक काम करता हूं कि इस ग्रहण का प्रभाव मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद जो संशय उत्पन्न है उन संशयों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि यह ग्रहण अश्विनी नक्षत्र पर लगने के कारण जितने भी अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोग हैं उन्हें भूलकर भी इस ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। मेष राशि के अंतर्गत अश्विनी नक्षत्र आता है तो मेष राशि के जातकों को भी यह ग्रहण विशेष रूप से नहीं देखना चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए ग्रहण बेहद कष्टप्रदायक है। वृषभ के लिए यह ग्रहण खर्च में वृद्धि कराने वाला है, तो वहीं जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए ग्रहण लाभप्रद स्थिति उत्पन्न कराने वाला, कर्क के जातकों के लिए सुखदायक, तो वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए मान सम्मान का नाश कराने वाला है। कन्या राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतनी होगी क्योंकि ये ग्रहण आपके लिए मृत्यु समतुल्य कष्ट लेकर के आ रहा है, तो वहीं तुला के जातकों के लिए दाम्पत्य जीवन में बाधा उत्पन्न कराने वाला, वृश्चिक के लिए सुखदायक, तो धनु की चिंता को बढ़ाने के लिए आ रहा है। मकर की मानसिक चिंता और परेशानियां बढ़ेंगी तो कुंभ को विशेष धन लाभ होगा, और वहीं मीन को भी हानि का सामना करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, मैंने आपके लिए ग्रहण के प्रभाव को अच्छा बताया या बुरा, ये जान लीजिए कि इसका जो भी प्रभाव मिलता है वो 1 माह के भीतर ही हो जाता है, इसके पश्चात नहीं। यानी भूकंप, महामारी इत्यादि जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो सब भी 1 माह के भीतर, इसके पश्चात नहीं। प्रिय दर्शकों, अब कुछ यक्ष प्रश्न हैं जिन्हें हमें समझना है, और वो यक्ष प्रश्न क्या है? शरद पूर्णिमा की रात्रि को कोजागरी लक्ष्मी कुबेर की जो पूजा होती है वो कैसे होगी? शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा के प्रकाश में खीर रखकर प्रातः काल खाने का जो विधान है वो कैसे पूरा होगा? चूंकि सूतक 4 बजे के बाद ही है, 4:04 पर, तो ये सब किया कैसे जाएगा? देखिए, मेरा यहां क्या मत है वो मैं आपको बता देता हूं। संभवतः बाकी अगर आपको कोई और भी मुझसे अलग और श्रेष्ठ मत बताता है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये श्रेष्ठ है, तो आप जरूर उस पर विचार करिएगा। मैं जो मत महसूस कर रहा हूं, जो समझ रहा हूं, वो आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा उसी दिन रात्रि में लगभग 1:35 के आसपास तक है, यानी अगले दिन पूर्णिमा नहीं है। तो जो भी है पूर्णिमा शनिवार के दिन ही है, तो दिन में जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सत्यनारायण भगवान की कथा भी लगभग बहुत से घरों में पूर्णिमा के दिन होती रही है, तो वो आप लोग कर लेंगे। जो लोग लक्ष्मी कुबेर की पूजा, विशेष करके ये प्रथा बंगाल में है, कोजागर पूजा जो होती है, तो आप लोगों के लिए, क्योंकि सूतक काल में कोई भी पूजा इत्यादि नहीं हो सकती। यहाँ एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, ये तो आप जानते ही हैं कि शाम 4:04 पर जब सूतक लगेगा उससे पूर्व
चाहे वो अचल प्रतिष्ठा हो या सचल प्रतिष्ठा। मंदिर में सचल अचल और घर में सचल प्रतिष्ठा होती है। तो मंदिर में 4:04 के पहले ही जो भी कुछ होना है हो जाएगा। पूजन पाठ करके मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे। और यही बात घर में भी लागू होगी। मंदिर में भी जो सायंकाल, बहुत से लोग घर में दिया बाती इत्यादि करते हैं सायंकाल वाली, तो आपको 4 बजे से पहले ही कर लेना है। इसके पश्चात आपको अपने घर में जो भी आपका मंदिर है उसका पट बंद कर देना है। यंत्र निर्माण की भी जो मैं विधि के लिए कहा हूं कि आप बनाइए देख करके वीडियो को, वो भी आपको 4:04 से पहले ही कर लेना है। उस दिन 4:04 पर जो सचल प्रतिष्ठा है और जो अचल प्रतिष्ठा है, अचल प्रतिष्ठा मंदिर में और सचल प्रतिष्ठा घर में, तो 4:04 पर जब सूतक लगेगी उससे पूर्व ही मंदिर के सारे पट बंद हो जाएंगे। वैसे ही घर में भी जो सायंकालीन दीपक इत्यादि आप लोग करते हैं वो करके अपने घर के पूजन का, मंदिर का पट बंद कर देना होगा। यंत्र निर्माण भी अगर आपको करना है तो वो पूजन स्थल से थोड़ा हट करके, यानी आप पूजन घर में ही बैठ के ये कर सकते हैं, लेकिन भगवान का पट नहीं खुलेगा, क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी कर्मकांड सूतक काल और ग्रहण काल में नहीं किया जा सकता। तो वो आपको मंदिर में अपने बैठ करके कर सकते हैं आप, लेकिन मूर्ति से, मंदिर से दूरी, वहां पर कोई भी चीज छूना आपको नहीं है। अब आ जाते हैं, मैं पिछले 2 वर्षों से आपको अखंड दीपक जलाने के लिए कहता आ रहा हूं। प्रिय दर्शकों, दीपक भी जलाना वैसे श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन यहां पर मेरा एक मत है कि अगर सायंकाल 4 बजे से पहले या 4 बजे तक भी अखंड दीपक जलाने का संकल्प लेकर के और अखंड दिया जला दिया जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हाथ पांव धो करके, क्योंकि ये जो सूतक है ये ग्रहण का सूतक है, तो उसमें घृत केवल डालते रहना पड़ेगा। अगर आपके पास बड़ा पात्र है कि इतना घृत डाल दें कि वो रात भर जलता रहे, तो केवल देख रेख करनी होगी, तो अखंड दिया का कार्यक्रम किया जा सकता है। अब बारी आती है खीर की। प्रिय दर्शकों, ये वैज्ञानिक रूप से जो तथ्य सिद्ध है कि ग्रहण काल में जो भोजन होता है, पकाया हुआ जो अन्न होता है, वो कहीं ना कहीं खराब होने लगता है, उस पर विशेष प्रभाव पड़ता है, वो बहुत शीघ्र गति से सड़ने लगता है। अब जरा गौर करिए कि ये रात्रि में जो खीर बना करके चंद्रमा के प्रकाश में रख करके जो उस खीर का भक्षण करना है, वो किस उद्देश्य से करना है? निरोग होने के लिए। और निरोग होने के लिए हम कोई ऐसा चीज बाद में भक्षण करें जो और विशेष रूप से रोग का कारण बने। वैसे भी ग्रहण के पश्चात जो रात्रि का पकाया हुआ अन्न होता है, कच्चा अन्न का तो मतलब भक्षण हो ही नहीं सकता। यहां तक जो कुशा और तुलसी इत्यादि रखनी, अब जैसे अचार है, अब अचार फेंका तो जा नहीं सकता है, तो उसमें आप रख सकते हैं बाकी की चीजों में, लेकिन अब बनाया हुआ रात्रि का रोटी और चावल है वो सुबह नहीं खाया जा सकता, ग्रहण में वो खराब हो जाता है। तो ये बात खीर पर भी लागू होगी। फलतः इस वर्ष चूंकि रात्रि तो शरद पूर्णिमा की ही है, दूसरी कोई ऐसी रात्रि नहीं है जो चंद्रमा की चांदनी से अमृत वर्षा, ऐसी मान्यता है कि उस दिन चंद्रमा की चांदनी से अमृत वर्षा होती है। तो अब ये प्रयोग इस वर्ष करना किसी भी तरह से मेरे मत में लाभप्रद नहीं है, इसका फायदा नहीं मिलेगा। जैसा मैंने कहा कि हो सकता है आपको कोई और विज्ञ इस पर, क्योंकि एक तर्क ये है कि अगर हम खीर को बना ले पहले ही 4 बजे से पहले और बना करके 7 साढ़े 7 बजे तक उस दिन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा दिखाई पड़ने लगते हैं, रात्रि में ग्रहण 1:04 पर है, अगर हम खीर को रख दें, लेकिन खीर को रख भी देते हैं तो ग्रहण पार करके ही हम सुबह उसका भक्षण करेंगे, तो जब ग्रहण के समय में खीर रखा रहेगा उसे किसी भी तरह से रखें, पकाया हुआ अन्न खराब होता ही है, उस समय ग्रहण के समय भोजन की मनाही क्यों है? ये कोई सामान्य विषय नहीं है, ये बड़ा गंभीर विषय है। सूतक काल जब मनाया गया 9 घंटा पहले चंद्र ग्रहण में और कहा गया कि भोजन वर्जित है, तो भोजन वर्जित क्यों किया गया? क्योंकि सीधी सी बात है कि अन्न को पचने में जो समय लगता है ये वही समय है, उससे पूर्व ही आपका अन्न पच जाए, और अगर नहीं पचेगा तो फिर वो अन्न सड़ेगा। तो इतना समय आपको दिया गया है कि आप 4 बजे तक खा लीजिए, इसके बाद अगर आप भोजन करते हैं तो अन्न इतना आसानी से जल्दी नहीं पच पाएगा, हमारे पेट में जो अम्ल है उसे इतना जल्दी नहीं पचा पाएगा,
तो फिर वो क्या होगा, वो अन्न पेट में ही सड़ने लगेगा, और जब सड़ेगा तो वो रोग का कारण बनेगा। अब कई बार हम देखते हैं कि चलिए, हम बहुत से लोग हैं जो उसी समय खाएंगे, तो क्या उनको रोग हो जाएगा? क्या एक ही दिन में सब कुछ दिख जाता है? किसी को अगर कैंसर होता है तो क्या 1 घंटे में हो जाता है? कि उसके बनने में, वो उसके रोगाणु बनने में कितना समय लगता है, ये भी तो हमें देखना होगा। अगर किसी को कैंसर हुआ है तो क्या 1 घंटे में हो जाएगा, 1 दिन में हो जाएगा? उसमें समय लगेगा। तो ये ध्यान रखते हुए इस वर्ष रात्रि में खीर रखने का जो विधान है वो नहीं होना चाहिए। बाकी की जो कोजागरी पूजा, ये लक्ष्मी और कुबेर की जो पूजा है, इसे भी 4 बजे से पहले तक पूर्ण कर लेना होगा। यानी 4 बजे के बाद पूजन करना वैसे ही मना हो जाएगा, तो जो भी करना है वो दिन में ही कर लेना होगा। रात्रि में न तो पूजन हो सकता है, न बाकी कोई अन्य चीज, क्योंकि कर्मकांड नहीं हो सकता। तो आशा करता हूं आपके मन में अगर जो भी संशय उत्पन्न हो रहा हो, उस संशय का, अगर आप मेरे दर्शक हैं, मुझे मानते हैं, तो उसका मैंने समाधान आपके लिए कर दिया। मैं फिर भी कहूंगा कि अगर कोई इसका विशेष निष्कर्ष आपको बताता है और मुझसे इतर बताता है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये भी हो सकता है, तो उस पर अमल करने से आपको चूकना नहीं चाहिए। लेकिन हां, अगर ऐसा कोई तर्क हो तभी उस पर अमल करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।